नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे यही उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम चर्चा करेंगे शब्द के प्रकार के जो हमने वर्गीकरण किए हैं, जो वर्गीकरण किए गए हैं, उनमें अर्थ के आधार पर शब्दों को कैसे बांटा गया है। अपनी पिछली कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं कि शब्द को और कैसे बांटा गया है। शब्द को और बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। कौन कौन से? तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां संकर। इसके बाद हमने चर्चा की कि व्युत्पत्ति के आधार पर कैसे बांटे गए शब्द। इसके आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर जब बांटे गए तो ये बांटे गए 3 भागों में। कौन कौन से? रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। एक बार हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं बिना किसी परिवर्तन के। तद्भव वे होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से तो लिया गया है लेकिन परिवर्तन के साथ हिंदी में शामिल किया गया है। उसके बाद देशज वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और हिंदी को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला इनसे शामिल किए गए हैं। विदेशज वे शब्द होते हैं जो संस्कृत या हिंदी को छोड़कर दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए हैं। अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के, चीनी भाषा के, रूसी भाषा के अगर शब्द कोई शामिल किए गए हैं तो विदेशज होंगे। संकर वे शब्द होते हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं को जोड़कर बनाए गए हैं, चाहे वो दूसरे देशों की भाषाएं हों या आंचलिक या देशज भाषाएं हों। 2 अलग अलग भाषाओं को अगर जोड़कर बनाए गए हैं तो वो क्या है? संकर। फिर हमने देखा व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरे यौगिक शब्द 2 रूढ़ शब्दों के मेल से, जोड़ से, योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं और इन्हें तोड़ा जा सकता है। तोड़ने पर प्राप्त प्रत्येक पद अपना एक निश्चित अर्थ देता है। इसमें संधि, बहुब्रीहि समास को छोड़कर अन्य 5 समास, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, इनके जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं यौगिक शब्द। फिर योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण, जिनका मेल तो 2 रूढ़ शब्दों के मेल से होता है लेकिन ये अपना मूल अर्थ ना देकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। और बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ हैं। क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं। बाकी 5 समास यौगिक शब्द में है और बहुब्रीहि समास योग रूढ़ है, जैसे लंबोदर, दशानन, चक्रपाणी, चतुर्भुज, ये सब क्या है? वीणापाणी, ये सब योग रूढ़ के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में और अर्थ के आधार पर 2 भागों में। कौन कौन से? सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब नाम से ही पता लग जाता है सार्थक। सार्थक का मतलब स धन अर्थक, सा माने सहित, अर्थ माने अर्थ हो। और निरर्थक, निरर्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। अब देखिए सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का
कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द। क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। जैसे कमल, जल, चाय, अन्न, कलम, आप और भी, जिनका वह प्रत्येक शब्द जिसका कोई सार्थक शब्द अर्थ निकलता हो, जिसे हम समझ सकें कि हाँ इस चीज के बारे में यह व्यक्त किया जा रहा है। जैसे कमल, कमल का एक सार्थक अर्थ है। कमल कह दिया गया तो हम समझ गए कि हाँ किसके बारे में बात हो रही है, कोई एक फूल है जिसके बारे में बात हो रही है। गेंदा कह दिया गया, हम जान गए एक फूल है। कुर्सी कह दी गई तो हम जान गए कि एक फर्नीचर का सामान है। मेज कह दिया गया, हम जान गए। कलम कह दी गई तो एक दिमाग में हमारे चित्र बन गया। जैसे ही कलम कही गई हमारे दिमाग में एक चित्र बन गया कि हाँ वह चीज, वह वस्तु जिससे हम लिखने का काम करते हैं। तो वह प्रत्येक शब्द जिसका कोई सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वह शब्द कहलाता है सार्थक शब्द। क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। और अगर उसका अर्थ नहीं निकलता तो क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। अगले में देख लीजिए और इसके साथ देख लीजिए जितने भी एकार्थी शब्द हैं। एकार्थी का अर्थ क्या हुआ? जिसका केवल एक ही अर्थ हो, वो शब्द जिसका कोई एक ही अर्थ हो। अनेकार्थी, अनेक धन अर्थी, जिसके एक से अधिक अर्थ हो। पर्यायवाची, किसी शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द समान अर्थ रखने वाला, पर्यायवाची। विलोम, किसी शब्द का उल्टा शब्द जो उसका विरोध व्यक्त करे। समोच्चारित, सम उच्चारित, उच्चारण उसी जैसा हो, अर्थ लेकिन अलग अलग हो। वाक्यांश के एक शब्द, वाक्यांश के लिए प्रयोग किए गए एक शब्द। जैसे अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का मतलब एकमात्र सहारा। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ये सब क्या हैं? ये शब्द सार्थक शब्द होते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी लिखे गए हैं इनका सबका अपना अपना अर्थ होता है। इनमें से ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका अपना कोई अर्थ ना हो। अब देखिए ऐसे ही पता लग जाता है। जैसे कमल लिखा है, अगर हम कमल को लिख दें लमक, अब इस लमक शब्द का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कमल शब्द का अर्थ है। तो कमल क्या है? कमल सार्थक शब्द है। और लमक, लमक जो शब्द है वो है निरर्थक, जिसके बारे में हम अब जानेंगे। निरर्थक शब्द देखिए परिभाषा से ही क्लियर हो जा रहा है। परिभाषा इसकी क्या है? निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। देख लीजिए परिभाषा है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। सार्थक में था जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक में क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे निरर्थक शब्द। उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। और देखिए जो सबसे खास बात है, प्रयोग कैसे किया जाता है इनका। ऐसे परिभाषा जान गए, हाँ निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द, लेकिन इसका प्रयोग कहां किया जाता है? हम लोग अपनी बोलचाल में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, भले ही निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम अपनी बोलचाल में, सामान्य दिनचर्या में इन शब्दों का प्रयोग करते ही करते हैं। जैसे कब करते हैं? भाषा को शीघ्रतावश बोलने में, भाषा को शीघ्रतावश बोलने में सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सार्थक शब्द के साथ साथ इनका भी प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र रूप में कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। देख लीजिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता। इनका जब भी प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ साथ किया जाता है और सार्थक शब्दों के ठीक बाद किया जाता है, थोड़ी दूरी पर नहीं, ठीक बाद। जैसे सार्थक शब्द आया तुरंत हम योजक चिन्ह लगाकर निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कमल वमल, कमल वमल, जल वल, पानी वानी, लाओ भैया पानी वानी पिलाओ, कहते हैं हम बोलचाल में, तो पानी वानी। अब वानी का कोई अर्थ थोड़ा है, लेकिन हम पानी के साथ क्या कर रहे हैं? इसका प्रयोग कर रहे हैं। चाय वाय मिली आपको, अब जो चाय वाय है, वाय का कोई अर्थ नहीं है, चाय का अपना अर्थ है,
वाय का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन चाय के साथ वाय का प्रयोग हम कर रहे हैं। भाषा को अपने हम यहां पर ऐसे निरूपित कर रहे हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोनों का हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जल वल में जल का तो अर्थ है, वल का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम जल वल का प्रयोग कर रहे हैं। चाय वाय बोल रहे हैं, पानी वानी बोल रहे हैं, कमल वमल बोल रहे हैं। इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? सार्थक शब्दों के साथ करते हैं और सार्थक शब्दों के तुरंत बाद करते हैं। दूरी नहीं होगी कि दोनों शब्दों के बीच में कोई एक तीसरा शब्द भी बीच में घुसा हुआ हो, ऐसा कभी नहीं होगा। सार्थक और निरर्थक शब्द हमेशा पास पास होंगे, योजक चिन्ह से ये शब्द जुड़े होंगे। तो हमने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। नाम से ही यहां से फिर से देख लीजिए, साधन अर्थक, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक मतलब निर्धन अर्थक। क्या हो गया इसमें? इसमें सा उपसर्ग है और इसमें निर उपसर्ग है। यह भी जानते चलिए इसे। इसमें क्या है? सार्थक में सा उपसर्ग है और निरर्थक में निर उपसर्ग है। केवल यही ना जानिए कि सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है। जब जैसे ही कोई शब्द मिले उसके बारे में और जानते चलिए, अपने ज्ञान को और गहराई तक लेकर जाइए। ज्ञान को उथला न रखिए। ज्ञान जितने अधिक मिले उतना ही अच्छा है, जितनी गहराई तक हो। हम किसी विषय को जितने अच्छे ढंग से जानेंगे हमारे लिए वह उतना ही अधिक लाभदायक होगा, और अगर कम जानेंगे तो वह लाभदायक हमारे लिए कम ही रहेगा। और जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहा भी गया है कि आप उतना ही पाएंगे जितना आप करेंगे। एक बात, जैसा आप करेंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पढ़ेंगे ज्यादा रिजल्ट पाएंगे, केवल घंटा बिताएंगे तो कम रिजल्ट मिलेगा। आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? आपकी शिक्षा मात्रात्मक नहीं होनी चाहिए। 8 घंटे पढ़ते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ही नहीं होना चाहिए। आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? आपकी शिक्षा गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। आप थोड़ी देर पढ़ें, 8 की बजाय 6 घंटे पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें अगर वो आपकी समझ में आ रहा है तो वो 6 घंटे की पढ़ाई इन 8 घंटों की पढ़ाई पर क्या करेगी? भारी पड़ेगी। जितना भी समय दीजिए आप उनको अच्छे से पढ़िए, और नहीं तो वही होगा कि आप क्या पाएंगे? आप वही पाएंगे जो आपसे ज्यादा पाने वाले छोड़ दिए रहेंगे, वही आपके हिस्से में आएगा। जो वो छोड़ देंगे वही उतना आप पाएंगे। तो आप छोड़ने वालों से जो बचा है उसमें ना रहें, आप उन लोगों में रहें जो छोड़ देते हैं। आपकी संख्या किसमें हो? आपकी संख्या गुणवत्ता वालों में है, आपकी संख्या मात्रात्मक वाले इकाई में ना हो। प्रयास कीजिए, आप अधिक से अधिक पढ़िए और एक सफल कैरियर बनाइए। तो हमने देखा क्या? सार्थक में ये क्या है? उपसर्ग है। निरर्थक में यह है। और अभी देखिए इसे अर्थक। अर्थक में क्या है? ये अक जो है ये क्या है? ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। दोनों में, निरर्थक सार्थक दोनों में। निरर्थक निर उपसर्ग हो गया, अर्थ शब्द है, और अक क्या है? अक प्रत्यय है। एक ही शब्द में हम दोनों पा गए। क्या क्या? हम उपसर्ग भी पा गए और प्रत्यय भी पा गए और शब्द का अर्थ भी पा गए। तीन चीजें हम एक ही शब्द से पा गए। क्या क्या पाए? उपसर्ग, उपसर्ग के बाद प्रत्यय, और इस शब्द का अपना एक अर्थ है ही है।
हमने देखा इस तरीके से कि शब्द जब हम अर्थ के आधार पर बांटेंगे तो दो भागों में बांटेंगे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये सार्थक शब्दों के साथ सामान्य बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं और सार्थक शब्दों के तुरंत बाद हम इनका प्रयोग करते हैं। अगली कक्षा में हम शब्द के अगले भाग पर, जिसको हमने बांटा है, हम चर्चा कर चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि शब्द को प्रयोग के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है। जो हमारा चौथा प्रकार है कि प्रयोग के आधार पर शब्द को हमने कैसे बांटा गया है, हम उस पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।